चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना बेटा। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये वाला टॉपिक अपना चल रहा था बेटा। याद आ रहा है कि सभी को? प्लीज ध्यान दे दो। यस आज सो बायबैक के अंदर में हमने ऑलरेडी क्या क्या देख लिया था। टोटल हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 नहीं आई थिंक 3 लेक्चर हो गए ना, राइट? 16, 17, 18 3 हो गए, आज का 4th लेक्चर है। हमने क्या क्या चीजें देख ली थी बेटा बायबैक के केस में? बायबैक का हमने सबसे पहले मीनिंग देख लिया था, राइट? सब लोग साथ में रहो, प्लीज ध्यान दे दो बच्चों। हाँ, जहां भी डाउट आए वहां पूछना है मुन्ना। सबसे पहले तो हमने बायबैक का ध्यान देना बेटा। जी हाँ, यस केतकी, बायबैक का हमने सबसे पहले मीनिंग देख लिया था। बायबैक कौन सी सिचुएशन में करते हैं, कहां से करते हैं? आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जो कोई भी समय समय पे स्पेसिफाई किया रहेगा लॉ के अंदर में उस हिसाब से। बरोबर? सुनो ना, अभी सिर्फ थोड़ा सा आवाज मत होना, ठीक है? अभी ध्यान देना बेटा। उसके बाद हमने ये देखा एडवांटेजेस ऑफ बायबैक। फटाफट से एक एक वर्ड में, जो कोई भी बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है आप तुरंत के तुरंत अपने आप से बोलोगे। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा तुरंत के तुरंत टाइप करेगा, हाँ एक वर्ड में। या फिर लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चे को अगर टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो अपने आप से बोलो बेटा। हाँ, सबसे पहला एडवांटेजेस क्या था? सबसे पहला एडवांटेजेस था कि प्रमोटर्स का खुद का ओनरशिप बढ़ जाएगा, अनवेलकम टेक ओवर का डर कम हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा बायबैक की वजह से। यस और नो? बायबैक ऑफ शेयर्स, अब कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स वापस खरीद लेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट कम शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले जो प्रॉफिट ज्यादा शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो कम शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पर शेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। यस और नो? ये बात समझ में बेटे सभी को? तो ये हो गया। आरओआई बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, सरप्लस कैश यूटिलाइज हो जाएगी, कंसोलिडेशन ऑफ ओनरशिप, पहले जो ओनरशिप मार्केट में फैली हुई थी, आम जनता के पास हमारे शेयर्स थे, प्रमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूट, प्रमोटर्स का कैपिटल होल्डिंग कैपेसिटी, कैपिटल होल्डिंग कम था, आम जनता के पास हमारे शेयर्स थे, तो उनसे हमने शेयर्स वापस खरीद लिए, बायबैक कर लिया, तो ओनरशिप जो पहले डाइवर्सिफाइड थी कंसोलिडेट हो गई। यस और नो? काफी सारे इसके बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है। यस और? उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट वेरियस कंडीशंस ऑफ द बायबैक देख लिया था, वन बाय वन। डोंट वरी, आज है ना बैलेंस शीट भी बताऊंगा। कुछ बच्चों का लास्ट लेक्चर में था कि सर फाउंडेशन में हमने कंपनी की बैलेंस शीट कभी नहीं बनाई, फाउंडेशन में बैलेंस शीट बनाई नहीं, इसलिए इंटर के अंदर में आप बैलेंस शीट बनाते समय एक बार पहले में थोड़ा सा बैलेंस शीट का डिटेल बता दो। जी हाँ बेटा, अगर आपने फाउंडेशन के अंदर में नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे बैलेंस शीट का आज मैं फीचर्स बता दूंगा, या बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ लिखते हैं कंपनी के, वो सब बता दूंगा डिटेल में। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जब टॉपिक आएगा ना, तब हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल वापस बनाने वाले। बट मैं हाल फिलहाल में अपना बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का काम हो जाएगा, इतनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं, वहां पे वो आइटम क्यों लिखते हैं, वो सब बता देता हूँ फॉर्मेट के साथ। सही है? आ जाओ, ध्यान देना बेटा। डन? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिखा बेटा एक बच्ची ने। शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, शेयर प्राइस बढ़ जाएगी ऐसा बोलने से अच्छा स्लगिश मार्केट के समय जो भी आपका शेयर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जितना होना चाहिए था उससे कम है, अगर उस कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी की शेयर प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू से काफी कम है,
तो ये लोग बायबैक के जरिए डिमांड क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंपनी बायबैक की ऑफर डालेगी, जैसे ऑफर डालेगी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो ये भी एक चीज है, वो ये एडवांटेजेस के अंदर में आ गए। देन कंडीशंस में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहली कंडीशन, मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज चल रहा है, सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए आ सकता है। जहां भी डाउट आया प्लीज तब के तब पूछना है, और प्लीज 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, और पेंडिंग मत रखना कोई भी चीज, सेम डे खत्म करना है ना। सो मैं बात कर रहा हूं कंडीशंस की। सबसे पहली कंडीशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अगर आप लोगों का बायबैक 10% या उससे लेस है, सर किसका 10%? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इफ योर बायबैक इज 10% और लेस देन, if your buyback is 10% or less, but किसका 10%? बोलो बेटा, if your buyback is 10% या उससे कम है, बट ये 10% किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। तो उस केस में आपको सॉरी, उस केस में आपको ऊपर की दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो भी चलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया तो भी चलेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी नहीं रहेगी तभी चलेगा। तो सर फिर क्या करना पड़ेगा? अगर 10% या उससे कम बायबैक है, तो 10% या उससे कम बायबैक है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। क्लियर? पक्की बात? उसके बाद अगली कंडीशन, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फुल्ली पेडअप इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक होगा, पार्टली पेडअप का नहीं होगा। अगर आपको पार्टली पेडअप का बायबैक करना है तो जाओ जाके पहले उन सारे पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करो, फुल्ली पेडअप का ही बायबैक होगा, पार्टली पेडअप इक्विटी शेयर्स का बायबैक नहीं होता है। उसके बाद की कंडीशन ध्यान से सुनना, दो बायबैक के बीच में मिनिमम 1 ईयर का गैप होना चाहिए। प्रीवियस ऑफर और इस ऑफर के बीच में मिनिमम कितने साल का गैप होना चाहिए? 1 ईयर का। और एक बार आपने बायबैक अनाउंस कर दिया, एक बार आपने बायबैक अनाउंस कर दिया तो आपको विद इन 12 मंथ वो बायबैक की प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ती है। यस और नो? और अगर वो कंपनी जो ये बायबैक कर रही है, वो कंपनी जो ये बायबैक कर रही है, उस कंपनी के शेयर्स अगर लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसे सेबी रेगुलेशंस भी फॉलो करना होगा। और लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स फॉलो करना होगा। यस और नो? काफी सारी कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, कुछ याद आ रहा है क्या सभी को? तो ये बायबैक की अब तक चीजें देखी, और इसकी जर्नल एंट्रीज हमने देखी थी खास करके। बताओ तो बेटा, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, मान लो 12, इसमें प्रीमियम पेएबल आपको समझाने के लिए 2, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बायबैक 10। यहाँ पे बायबैक की वजह से कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो गया, उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को खड़ा करने के 2 रास्ते, पहला फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा सीआरआर रेस करो। और इसके लिए फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा बायबैक के पर्पस के लिए हम लोग फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ले लेते हैं। Just for the purpose of buyback, you can treat security premium as a free reserve. Just for the purpose of buyback, you can treat security premium as a free reserve. Otherwise, security premium is not a free reserve at all. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था फ्री रिजर्व का मतलब क्या है? ऐसा रिजर्व जो कि अदरवाइज अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सब लोग साथ में है क्या रे? पक्का? यहां तक सबको सारी चीज समझ में आई? किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो प्लीज प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी
काइंड ऑफ डाउट। बड़े आगे हम लोग, डन। हेलो, यस, ओके, डन। सो ध्यान देना सब। नाउ अब है ना, सबसे पहले आपको, जैसे लास्ट लेक्चर में एक बच्ची ने बोला था कि सर एक बार है ना प्लीज वो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट फ्रेमवर्क है वो थोड़ा बता देना। बता दो बेटा, है ना, क्योंकि जनरली बायबैक के टॉपिक के अंदर में जर्नल एंट्रीज देने के बाद, है ना, बायबैक के टॉपिक में जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद आप लोगों को काफी बार इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछेगी कि अल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, अल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। मतलब आपको बायबैक की जर्नल एंट्रीज भी बोलेंगे करने के लिए और जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट भी बनाने बोलेंगे। आ जाओ, सो ध्यान देना आप सब लोग, डन। सो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर में एक बार कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पोजिशनल स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट बना करके बता रहा हूं। फॉर्मेट फिक्स रहेगा, ध्यान से सुनना सब लोग। बैलेंस शीट, कंपनी का नाम लिख देना, एज ऑन, डेट भी लिख देना। प्लीज मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ बेटा, ये बैलेंस शीट बहुत ज्यादा काम की है, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। वर्टिकल फॉर्मेट है, बचपन में आप पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरी फर्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी। सिंपल, प्लीज फॉर्मेट बना लो, नोट नंबर और वर्किंग नोट नंबर, डन। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, राइट। आज ए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सर ये क्या है? ये लाइबिलिटी साइड का नाम है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बचपन से आपने देखा है लाइबिलिटी साइड के अंदर में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स भी होते हैं और ओनर्स का फंड भी होता है कैपिटल। जो ओन फंड है उसको हम लोग प्यार से इक्विटी बोल देते हैं और जो बाहर वालों से पैसे उधार लिए उसको लाइबिलिटी बोल देते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में वैसे देखा जाए तो यही दो आइटम है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बरोबर है, यही दो आइटम है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ध्यान से सुनना। अब लाइबिलिटी साइड में देखो मैं लिख रहा हूं हर एक आइटम। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहले क्या बेटा? शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले क्या रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड्स। प्लीज ध्यान दो। लिखा सभी ने? क्लियर है? लिखो तो, फॉर्मेट बनाओ एक बार। अल्तमाश मेरा फोन दे रहे हो वहां से? शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, थैंक यू। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस,
शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो आप लोगों की नोट्स का प्रिंट आउट के लिए है ना, वो अभी ध्यान में है, वो दुकान वाला निकल जाएगा, मैसेज कर देता उसको। लिखो बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखो, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी बहुत इजी बैलेंस शीट है, छोटा बच्चा भी आराम से प्रिपेयर कर लेगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद लिख लो करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट, करंट। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट और करंट, हो गया। लाइबिलिटी साइड खत्म, है ना। डन, क्लियर। बेटा लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई, उसके बाद एसेट साइड। एसेट साइड को ही प्यार से बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड्स। लाइबिलिटी साइड को प्यार से बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड्स। एसेट को बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड। पैसा कहां कहां से आया, इक्विटी शेयर से आया, प्रेफरेंस शेयर से आया, लोन लिया, क्रेडिटर से लिया, ये सब लाइबिलिटी वाले आइटम है। पैसा कहां कहां से आया, उसके बाद पैसा कहां कहां यूज किया, फिक्स असेट में इन्वेस्ट किया, करंट असेट में इन्वेस्ट किया, डेटर्स में पड़ा हुआ है, तो ये सब असेट साइड के आइटम है। तो असेट साइड के आइटम को बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड। लाइबिलिटी साइड के आइटम को क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। असेट साइड के आइटम को क्या कहते हैं, यूजेस ऑफ फंड, बरोबर है। और लाइबिलिटी साइड के आइटम को क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। डन, लिखा सभी ने। लिखो असेट में नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल्स, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, क्लियर। लिखा बेटा, दिन आगे करंट एसेट्स, और लास्ट में इसके अलावा और कोई एसेट है तो अदर एसेट्स। ये एसेट साइड की टोटल, और ये लाइबिलिटी साइड की टोटल। ठीक है, लिखा बेटा।
ऑल सेट, डन। अब ये फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल 3 के पार्ट 1 में। कंपनीज एक्ट स्केड्यूल्स 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें अभी पीएनएल की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट का काम है, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना करके दिखा दी, इजी पीजी एकदम। ऑल सेट। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार। डन, लिख लिया दोनों का, वेरी गुड बेटा, यस, ओके। आ जाओ, अब बना पाओगे सब लोग? अभी ध्यान से सुनना। अब काफी बार क्या होता है, अब इतना इजी नहीं है। शेयर कैपिटल के ऊपर में डिटेल नोट दे दिया है, वो नोट 1 के अंदर में। नोट 1 कहां पे रहेगी? बैलेंस शीट के नीचे में। नीचे लिखो नोट्स टू द अकाउंट, नोट्स टू द अकाउंट्स, लिखो बेटा नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स। अब बैलेंस शीट के अंदर में ज्यादा कचरा नहीं भरते, जो भी आइटम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कहां मिलेगा? नोट में। जो भी आइटम का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कहां मिलेगा बेटा? नोट में। चलो, शेयर कैपिटल के सामने लिख दिया क्या आपने? नोट नंबर 1। देखो ये नोट वाला कॉलम था ना, ये नोट वाला कॉलम था, लिख दिया नोट नंबर 1। नोट 1 किस चीज का था? शेयर कैपिटल। ध्यान देना, पूरे इंटरमीडिएट में जहां जहां कंपनी की बैलेंस शीट आएगी, कौन सी कंपनी? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट बनती है जैसे इरडा में दिया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है? जैसे बीआरए के अंदर में दिया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यस और नो? और बाकी कंपनीज की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में स्केड्यूल 3 के अंदर में पार्ट ए में, पार्ट 1 पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, वैसे बनेगी। सो अपना फ्रेमवर्क ये कहां से लिया है? ये मैंने मेरे मन से नहीं बनाया है, ये स्केड्यूल 3 के अंदर में दिया है और मैंने मोटा मोटी तौर पे एक सुपरफिशियली आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया। अब बैलेंस शीट के अंदर का अगर कोई आइटम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जानना है तो उसके लिए बैलेंस शीट के नीचे में नोट्स टू द अकाउंट्स रहेगा। तो बैलेंस शीट के आइटम्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहां देखने मिलेगा? नोट्स टू द अकाउंट्स में। बैलेंस शीट के आइटम का डिटेल एक्सप्लेनेशन कहां देखने मिलेगा बेटा? नोट्स टू द अकाउंट्स में। यस और नो? क्लियर है? चलो आगे। ये लिखा बेटा सभी ने, सबसे पहली नोट। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, सबसे पहली नोट शेयर कैपिटल की। वेरी गुड, लिखो। शेयर कैपिटल में लिखेंगे बच्चों ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा। अच्छा, जहां कहीं पे भी जो टर्म का मतलब नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लेना। समझ में आया ना? हो सकता है इंटरमीडिएट में कोई टर्म्स आपको ऐसी मिल जाए जो समझ में नहीं आया, हो सकता है फाउंडेशन में आपने छोड़ दिया होगा, बट घबराना मत, कितना भी बेसिक रहो तब के तब मैसेज कर देना। और वैसे मैं मेरी तरफ से कोई टर्म छोड़ूंगा नहीं, ताकि रिकॉर्डेड वाले बच्चों को कोई ऐसा चीज ही नहीं रहेगा जो देखना नहीं, हर चीज डिटेल में बता ही रहा हूं। ध्यान देना बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ऑथोराइज्ड है और ऑथोराइज की टोटल यही कर दो। उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, इशू, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप।
ये लिख देता हूं यहां पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और कॉल्ड अप में से अगर मैं अरियर माइनस कर दूं, इक्विटी प्रेफरेंस के, तो क्या मिल जाएगा? कॉल्ड अप में से अगर कॉल्स इन अरियर्स माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? पेड अप शेयर कैपिटल, बरोबर। और ये पेड अप शेयर कैपिटल कहां दिखाएंगे? ऊपर बैलेंस शीट में आ रहा हुआ, एक सेकेंड। और ये कहां से आया? नोट नंबर 1 से। देख लो अब नोट नंबर 1 वापस लिखा, लिखा बेटा? हाँ लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी जल्दी से। पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप से अरियर माइनस किया तो पेड अप, कॉल्ड अप से अरियर माइनस किया तो पेड अप। राइट? कॉल्ड अप से अरियर माइनस किया तो क्या हो जाएगा? पेड अप। लिख लिया बेटा सभी ने? ओके, डन। पहली नोट खत्म। दूसरी नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरी नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस की। बैलेंस शीट में खिचड़ी नहीं करना है, बैलेंस शीट में सिर्फ मेन हेडिंग। डिटेल में सारा वर्किंग कहां दिया रहेगा? डिटेल में सारा वर्किंग कहां दिया रहेगा बेटा? नोट्स में। लिखो सेकेंड नोट, बरोबर है? लिखो रिजर्व सरप्लस। नहीं हो रहा है, पहले सारे साथ के साथ सम लिखने बोल देगा, रात के 11 बजे तो चलेगा। हाँ हाँ, सातों के सातों सम देख करके वापस लिखने का बोल। 11 बजे चलता, मैं रुकूंगा इसके लिए, नहीं तो पेरेंट्स को बुलवाओ। डन? लिखा बेटा? ये पहली वाली नोट खत्म हो गई। हाँ, पेडअप में प्रेफरेंस और इक्विटी मैंने दोनों अलग अलग दिखाना है। अब ये फॉर्मेट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेप्ट पेडअप, बट पेडअप में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों भी सेपरेट सेपरेट दिखाना पड़ेगा, राइट? हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा, है ना? चले आगे। ओके, आ जाओ। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या रहेगा, जरा एक दो आइटम के नाम बताओ तो। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो उन्होंने सोचना है। एक हाथ दो नाम सोचो रिजर्व सरप्लस के। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे टाइप करो, यस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसे चलो मैं शुरुआत करता हूं, जनरल रिजर्व, है ना? और बताओ, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व सरप्लस में और कौन कौन से अकाउंट आएंगे? वेरी गुड, एक बच्चे ने दिया है, वेरी गुड बेटा, सानिया से केतकी, हाँ वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम,
बरोबर है। फ्री रिजर्व और एनी स्पेसिफिक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, और कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होगा। लिख देता हूं, ले बेटा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व का ही नाम फ्री रिजर्व है, यही मेरा रेवेन्यू रिजर्व भी है। बरोबर। उसके बाद बोलो बेटा, और कौन सा है? एनी स्पेसिफिक रिजर्व, एनी स्पेसिफिक रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रिजर्व क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। बराबर है सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? मैंने कोई तो कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे, इन्वेस्टमेंट करके रखा, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो सकता है, डाउनवर्ड जा सकती है, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए कि भैया वो इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, 1 लाख रुपए का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, तो मैंने 1 लाख का रिजर्व बना करके रख दिया। यस और नो? क्लियर? डन। डन। चलो आगे। उसके बाद ये नोट 2 से आए, नॉन करंट लायबिलिटी, नोट 3, नोट 3 बनाओ। चल, नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी आएगी फटाफट से बता दो। हाँ बोल मुन्ना। एनी लॉन्ग टर्म लोन, और बताओ। डिबेंचर्स, एनी अदर अनसिक्योर्ड लोन, एनी अदर सिक्योर्ड लोन, डन। चले आगे, पक्का? आज चलो आगे। उसके बाद करंट लायबिलिटी में डन। करंट लायबिलिटी में बताओ। बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, और ऐसी और कोई लायबिलिटी जिसका पेमेंट नियर फ्यूचर में करना है। जिसका पेमेंट कब करना है बेटा? नियर फ्यूचर में। यस और नो? क्लियर है? ध्यान देना। उसके बाद फिक्स असेट में टेंजिबल्स,
इंटेंजिबल्स में गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. टेंजिबल्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. ये सब. देन इन्वेस्टमेंट, investment in the shares or securities or debentures of any other company. Yes or no? Current asset. इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी नोट बनाना है, बना सकते हैं. सर अगर कोई आइटम के ऊपर नोट की जरूरत नहीं, बस एक ही आइटम है उस हेडिंग में, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो, अलग से नोट नहीं बनाया तो भी चलेगा. डन. लिख लिया बेटे सभी ने? डन. यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा. एनीबॉडी? इजी एकदम. जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. कॉपी पेस्ट वाला काम था, फॉर्मेट था. लिखा बेटा? डन. मैं स्क्रॉल करूं बेटा? चल. स्क्रॉल करो. हेलो ब्रदर, इधर. वेरी गुड. ओके. चल. देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था एम लिमिटेड का. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था बेटा एम लिमिटेड का. देन क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था क्या? चेक करो. अनु लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था बेटा. यस. नाउ 3 डी लिमिटेड. चलो स्टार्ट करें क्या? पक्का? अरे क्या कर क्या रहे हो आज सब लोग? फटाफट से जवाब दो. हो जाएगा. वेरी गुड. चल आ जाओ. चल डन. छोड़ दो चीज, बाद में बता दूंगा मैं. मतलब आता है तो देख ले, नहीं तो मैं बता दूंगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते बेटा सब लोग, प्लीज अच्छे ध्यान देना. सो डी लिमिटेड, a non-listed company, furnishes the following balance sheet as on 31st March. आगे लाइबिलिटी साइड दे दिया है, उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर कुछ शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है और करंट लाइबिलिटीज है. नॉन करंट लाइबिलिटी है नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है चलेगा. आगे और क्या दिया बेटा? एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दे दिया है. अभी तक पता नहीं है कि पूछा क्या है. आ जाओ ध्यान देना. नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, इसका बाइफर्केशन दे दिया है. और आपको बोला है कंपनी पास अ रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹50 पर शेयर. फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑफ ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लाख. भाई साहब कंपनी बायबैक कर रही है कितना बेटा? 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स
फॉर दिस पर्पज कंपनी सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट भाई साहब फॉर ₹22 लाख। मैं आपको मौका देना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे बस इसके अंदर में अपना चार्ट, अपनी वर्किंग नोट बनाने की कोशिश करो। गलत हुआ चलेगा, कोशिश करो। तो कितना आता है एक बार बताओ मुझे। 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है, और बायबैक के लिए कंपनी को शेयर्स लेकर के पैसे देना पड़ेगा ना, तो कंपनी के पास इतने पैसे नहीं, इसलिए कंपनी ने अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बेच दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करोगे क्या कि मैं सॉल्व करूं डायरेक्टली? फटाफट से यस कितकी देख तो, यस सारे बच्चे ट्राई करो। करोगे? अच्छा वो हाँ पहले का लिखा है क्या? कर बोलो बेटा फटाफट से। करो। कर फिर मोहब्बत करने चला। करने चला है तू। चार्ट बनाना है बस, जिसको हमने इसके पहले एक चार्ट बनाया था ना, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम पेएबल, नॉमिनल वैल्यू को कोप अप करने के दो रास्ते, फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व, बस उतना ही। करो ट्राई। कर लिया बेटा? चल आ जाओ, अभी ध्यान देना अच्छे से। क्या बोला इन्होंने, देखना जरा। एक कंपनी बेटा डी लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड दे दिया है, नीचे नोट्स दे दिया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, और बोला है कंपनी 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक कर रही है, और कितने में है? 20 पर शेयर। फॉर दिस पर्पस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया फॉर 22 लाख। इन्वेस्टमेंट है क्या कंपनी के पास? चेक करो तो क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 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 बेच दिया इन 1000 है। 3000 मतलब कितनी है? 30 लाख। 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा बेटा? 22 लाख में। देयरफॉर लॉस हो गया 8 लाख का। देयरफॉर लॉस हो गया बेटा आपका 8 लाख रुपए का। ये सर आ जाओ करते। सबसे पहले तो कितने इक्विटी शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही बताओ? 20%। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स थे, इसका 20% कंपनी बायबैक कर रही है। कितना आ जाएगा बेटा 20% इसका? 50,000 बरोबर। 50,000 एक शेयर का फेस वैल्यू 10, और बायबैक कितने में कर रही है बेटा बताओ तो? बायबैक कर रही है 50 रुपी में, और फेस वैल्यू कितना है? 10। नंबर ऑफ शेयर्स 50,000। कैसे आया? 2,50,000 शेयर्स इंटू 20%। चलो खेल खत्म। लिखो बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। वर्किंग नोट नंबर 1। क्या नाम है 3 का? डी लिमिटेड। क्वेश्चन का नामकरण करना है बेटा।
फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, नामकरण करना है बगैर हेडिंग के, बगैर नाम के। प्लीज आप आंसर स्टार्ट नहीं करोगे, जो कोई भी कंपनी का नाम है आपने एक बार ऊपर दे देना है, ठीक है। चलो आगे, पक्का? हाँ लिखो। जी हाँ बेटा। डन। यस की ले बेटा। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, कितने शेयर थे बेटा? 50,000 इंटू एक शेयर के लिए पैसा कितना दे रहे? पैसा मनी रोकड़ा अमाउंट 50 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 25 लाख। 50,000 इंटू 50, 25 लाख। यस और नो? इस 25 लाख में नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक कितना है? 50,000 शेयर्स है, एक शेयर कितने का है? फेस वैल्यू 10 का, तो 50,000 इंटू 10 कितना हो गया? 5 लाख। Therefore, premium on buyback, लिखो मेरे साथ साथ। हाँ सही है, 20 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक 20 लाख। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब यहाँ पे बायबैक की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है देखो तो, फेस वैल्यू कम हुई है 5 लाख से, तो इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना है 5 लाख रुपीज से। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा कर देंगे 5 लाख से। कितने रास्ते? दो, इधर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या फिर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से कहां ट्रांसफर करेंगे? CRR में। फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से कहां ट्रांसफर करेंगे? CRR में। चलो आगे, पक्का? डन? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। डन? चलो बताओ रे बेटा, कितना ट्रांसफर करेंगे CRR में? CRR में कितना आएगा एनीबॉडी? अच्छा, केतकी ने बोला है कि 20 लाख का प्रीमियम है। ओके, करो करो, करके बताए नहीं इसके पहले कि 2 क्वेश्चन लगने दो, टाइम कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ट्राई करो पर। ओके, फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू, बट अमाउंट चाहिए, अमाउंट। सानिया बोल रही है 5 लाख, ठीक है। और कोई? सानिया बोल रही है 5 लाख, ठीक है ठीक है। और कोई आंसर? केतकी 5 लाख, ठीक है ठीक है। आ जाओ, प्लीज ध्यान देना बेटा, सब लोग आ जाओ, मैंने ध्यान देना। चलो सबसे पहले तो अच्छे से ध्यान देना बेटा सब लोग। सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक आ गया 25 लाख, उसमें नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना दिख रहा है बेटा? 20 लाख रुपीज। ये प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए क्या क्या रास्ते मेरे पास? फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे ये गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को रेज करने के दो रास्ते, फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों भी, बायबैक के केस में फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों एक ही है। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक यू कैन ट्रीट सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व। चलो चेक करो तो क्वेश्चन में, मुझे चेक करके बताओ मेरे पास में कितना पड़ा है बेटा फ्री रिजर्व, चेक करके बताना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चेक करके बताओ फ्री रिजर्व में कितना बैलेंस है। आओ बेटा,
क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व सरप्लस सेकेंड नोट, बराबर है। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है। यस और नो? और कुछ है क्या? नो। और इतना ही बोला इन्होंने, बस ये इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। चलो मुन्ना, रेवेन्यू रिजर्व क्या ये फ्री रिजर्व है क्या? यस। सिक्योरिटी प्रीमियम ये फ्री रिजर्व है क्या? यस। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्या ये भी फ्री रिजर्व है क्या? यस। भरपूर बैलेंस है मेरे पास फ्री रिजर्व में, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, फ्रेश इशू कर रहे हैं क्या हम लोग? यहाँ पे बता दो तो जरा, फ्रेश इशू हो रहा है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रेश इशू के बारे में नहीं बोला है। सो फ्रेश इशू कितना है? 0। देयरफॉर फ्री रिजर्व टू सीआरआर कितना रहेगा? 5 लाख। और इसके लिए फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से ये जो लॉस वाला प्रीमियम है, इस लॉस वाले प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे। भरपूर बैलेंस है मेरे पास फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में। आ जाओ। और इन सब के लिए सबसे पहली वाली एंट्री, इन्वेस्टमेंट बेच दिया क्या? क्वेश्चन में बोला है ना, बायबैक के लिए इन्वेस्टमेंट सेल किया है, बरोबर। अच्छा, ये चार्ट समझ में आया क्या सभी को? मैंने कैसे बनाया? इसके पहले के तीनों लेक्चर के अंदर में हमने सेम चीज, लैग हो रहा है थोड़ा मेरे बेटा, लैग तो होना नहीं चाहिए। केतकी चेक कर एक बार। इसके पहले के तीनों लेक्चर में हमने सेम चीज देखी बार बार। जब कभी भी बायबैक की बारी आएगी तो आपको देखना होगा कि अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक कितना है। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक जब आप देखोगे तो उसमें देखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हो रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा है तो उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के दो रास्ते, इधर फ्रेश इशू और विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम विल ट्रांसफर द अमाउंट टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी दिख रहा है क्या? देखो एक बार। हाँ, फ्रेश इशू नहीं है ना, चलो लिख दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट बेच दो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने में बेचा इन्वेस्टमेंट? 22 लाख। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई बेटा आपसे? क्वेश्चन में दिया है ना इन्वेस्टमेंट, चेक करो। 30 लाख की इन्वेस्टमेंट चली गई। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान जाएगा रेवेन्यू रिजर्व में डाल दो, या क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट भी तो दिया हुआ है। क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट भी है तो आप वो लॉस पीएनएल में भी ट्रांसफर कर सकते हो, भरपूर है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू पीएनएल, सो डायरेक्टली लिख लो पीएनएल अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीस। नरेशन लिखो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, अरे क्या हो गया इसको, बायबैक। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, राइट। अब बताओ मेरे पास पीएनएल में कितना बैलेंस बचा? यहाँ पे तो भरपूर बैलेंस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा। अभी अभी आपको लॉस हुआ ना इन्वेस्टमेंट बेचने पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा जरा ये निकाल के बताओ। लॉस कितने का हुआ? 8 लाख का। पीएनएल में कितना बैलेंस है चेक करो, बोलो बेटा। 35 लाख, भरपूर बैलेंस है पीएनएल में अभी भी। रेवेन्यू रिजर्व में भी भरपूर बैलेंस है, 3000 यानी 30 लाख, उतनी की तो जरूरत भी नहीं। चलो नेक्स्ट एंट्री। हाँ मुन्ना, अब ये वाली एंट्री कर लू क्या? चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से कम होगा कैपिटल? 5 लाख से। फेस वैल्यू तो 5 लाख से कम हो रही है ना। प्रीमियम ऑन बायबैक, नुकसान हो रहा है।
टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट पेएबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। नरेशन लिखो, cancellation of equity share capital and amount due to the equity share holder, बरोबर। अमाउंट ड्यू टू द इक्विटी शेयर, प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 20 लाख है, 25 नहीं है, 20 है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ अभी 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 आगे डन। हाँ बेटा 20 लाख लिखा ना, खेत की किया किया। अरे प्रीमियम लिखा मैंने, ये देखो 20 लाख ही लिखा। डन, ऑल सेट। अरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो 25 लाख रुपए देना है ना टोटल। बरोबर ना? इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो 25 लाख रुपीस देना है। बच्चे समझ में आया क्या जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5 लाख रुपीस फेस वैल्यू का, और हमने बोला है ना पर शेयर 50 रुपीस दे रहे हैं ना टोटल, 5 लाख फेस वैल्यू का और 20 लाख प्रीमियम का। अरे ये देखना, ये किया ना यहाँ पे, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। हाँ वेरी गुड। आ जा, बड़े आगे। ये हो गया पहली एंट्री। फ्रेश इशू है क्या? नो। फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर दूं? फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या है? रेवेन्यू रिजर्व, बरोबर है। फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या है? रेवेन्यू रिजर्व है। करूं मैं ट्रांसफर? आ जाओ। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, बरोबर। बोलो बेटा, कैपिटल कितने से कम हुआ है? फेस वैल्यू 5 लाख से। फ्री रिजर्व से सीआरआर, nominal value taken out of free reserve transferred to CRR, राइट। उसके बाद ये वाली एंट्री, इस प्रीमियम को, इस लॉस को राइट ऑफ करो। राइट ऑफ किसकी मदद से करोगा बेटा? या तो फ्री रिजर्व चलेगा या तो प्रीमियम। अब जनरली प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए पुराना वाला प्रीमियम अगर बैलेंस शीट में होगा तो उससे पहले यूज करो। बैलेंस शीट में है क्या प्रीमियम? चेक करो। यस भरपूर है, 22 लाख का है। हमें जरूरत तो 20 लाख की है सिर्फ। चलो, ये पहले इसमें प्रीमियम को पहले डेबिट किया था, अब राइट ऑफ कर रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक,
नरेशन लिखो, राइटिंग ऑफ प्रीमियम यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइटिंग ऑफ प्रीमियम यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम. डन. बढ़े क्या आगे? डन. ऑल सेट. आज उसके बाद लास्ट एंट्री फाइनल सेटलमेंट, 1 2 3 और ये चौथी. इस एंट्री का नरेशन लिख दिया सभी ने. Writing of a premium on buyback using existing securities premium. Using existing securities premium. Done. आज लास्ट वाला फाइनल सेटलमेंट कर दो. इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अब डेबिट कर देता हूं और उनका पेमेंट कर देता हूं टू बैंक. कितना पेमेंट करना है? 25 लाख. फाइनल सेटलमेंट विथ इक्विटी शेयर होल्डर. फाइनल सेटलमेंट विथ इक्विटी शेयर होल्डर. Final settlement with the equity share holder. Final settlement with the equity share holders. Done. All set. चलेगी आगे. अच्छा, बैलेंस शीट बना के बताओ फटाफट से. यस बेटा, जल्दी जल्दी से बैलेंस शीट बनाना है. हाँ, पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली है, ये देखो तो. और ये हमने जो 5 एंट्रीज अभी पास की, ये पांचों की पांचों एंट्रीज भी टैली है. तो नया बैलेंस शीट टैली हो जाएगा क्या? बनाओ फटाफट से. तूफान की रफ्तार से. स्क्रॉल करूं मैं इसको? लिखा बेटा? वेरी गुड. ओके, ये पांचों के पांचों एंट्री का इफेक्ट देना है बेटा नए बैलेंस शीट में. बस ये मिटा देता हूँ. वर्किंग नोट 1 सभी ने लिख लिया होगा ऐसा सोच रहा हूँ. बैलेंस शीट बनाओ. बैलेंस शीट ऑफ डी आफ्टर बायबैक.
लिखो फटाफट से, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। लिख बेटे, जल्दी जल्दी से लिख दो। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, डन। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए नोट बना देंगे। हाँ, अभी जैसे मैंने डमी इसमें बैलेंस शीट बताया था ना लेक्चर में स्टार्टिंग में, तो शेयर कैपिटल के लिए नोट बना दूंगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके लिए भी एक नोट बना लेंगे। अच्छा, आइटम अगर एक दो ही है तो अलग से नीचे नोट नहीं लिखा आपने, बैलेंस शीट में भी लिख दिया तो भी चलेगा। अगर बैलेंस शीट का कोई जो लाइन आइटम है उसमें अगर आइटम एक से ज्यादा है, ज्यादा आइटम है, सेपरेट नोट बनाओ। सिंगल आइटम है तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी लिख दोगे तो भी चलेगा। देन नॉन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी, उसके बाद एसेट साइड, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, देन नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ऑल सेट। चलो, अब बनाना कैसे बेटा बैलेंस शीट, एक बार वो देख लो पहले। क्वेश्चन की बैलेंस शीट पे आ जाओ। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल, है ना। तो जाओ शेयर कैपिटल पे नोट 1 थी, नीचे जाके देखो, ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड 2000, बरोबर है बच्चों। ये वाला जो है ना नोट, ये वाला नोट बस डिलीट कर देना क्वेश्चन से। ये वाला जो नोट है ना, ये वाला नोट अभी डिलीट कर देना, सबने कर देना बेटा। अगर आपकी नोट्स में ये वाला नोट दिख रहा है, एक्चुअली बंदे को जिसको टाइप करने दिया था उसको बोला था ये वाला नोट नहीं चाहिए, आएंगे इस नोट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे आएंगे बेटा। इस टाइप के नोट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो आगे आने वाले हैं। पहले आपको इस नोट की थ्योरी बताना होगा, यस और नो, ये क्या चीज है। तो इसलिए मैंने एक्चुअली उसको बोला था अगर आपकी नोट्स में दिख रहा होगा, बराबर है, अगर कोई रिकॉर्डेड वाला बच्चा होगा तो उसके नोट में से हट गया होगा। अगर आपकी नोट में, अगर आपकी नोट्स में ये वाली नोट दिख रही है तो इसको कट कर देना, डोंट वरी। जिसको नोट्स अभी तक मिला नहीं है तो उसको अपडेटेड ही मिलेगा, ठीक है। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स थे, 25 लाख रुपीज के, सारी फिगर रुपीज इन थाउजेंड है। हाँ, 25 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 25 लाख, यस और नो। और ढूंढो अब सारी एंट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ है। बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, ये कैलसी पे ले लो 25 लाख, और जहां जहां एंट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ माइनस करो, जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो, राइट। ढूंढो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 5 लाख से, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ बेटा, डेबिट हुआ, 25 लाख में से 5 लाख चले गए, राइट। चलो मैं लिख दूं क्या, नोट्स टू द अकाउंट, नोट 1, शेयर कैपिटल authorized issued subscribed capital,
इसमें नीचे लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना 25 लाख माइनस 5 लाख। 5 लाख की क्या है बेटा, बायबैक। तो कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में, 20 लाख। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बेटा, 20 लाख। हो गया। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट आइटम 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। जर्नल एंट्रीज में प्रेफरेंस शेयर्स कहीं नहीं है, लिख दो एज इट इज। उनका नाम क्या है था, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। बराबर हो गया क्या, कितने किए सिर्फ, सही की है, that is what matters. Check it. डन। अच्छा, उसके बाद अगला आइटम ढूंढो बेटा बैलेंस शीट का। रिजर्व ये हो गया ना खत्म, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हो गया अपना। अब उसके बाद है रिजर्व सरप्लस। फिर से नोट 2 में आ जाओ नीचे, इसमें कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, P&L है। इसकी टोटल लिख दो 22 लाख अपनी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल की टोटल लिखो बेटा 22 लाख। नोट 1 लिखना, रिजर्व सरप्लस के लिए नोट 2, नोट 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। चल, रिजर्व सरप्लस में कौन कौन से आइटम है बताओ बेटा, देखो क्वेश्चन के अंदर में। सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना था देखो क्वेश्चन में एक बार चेक करो, 10 लाख, बराबर ना, 10 लाख। रेवेन्यू रिजर्व 30 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 22 लाख एंड P&L 35 लाख। कैपिटल रिजर्व 10 लाख। एक भी जर्नल एंट्री में कैपिटल रिजर्व क्रेडिट डेबिट नहीं हुआ, इसलिए एज इट इज लिख दिया। दूसरा रेवेन्यू रिजर्व, पहले कितना था रेवेन्यू रिजर्व, 30 लाख। ढूंढो जर्नल एंट्रीज में रेवेन्यू रिजर्व किधर है, तो पुराना वाला 30 लाख था, कैलसीपी ले लो। रेवेन्यू रिजर्व डेबिट हुआ 5 लाख से, 30 माइनस 5 25। और ढूंढो रेवेन्यू रिजर्व, बस इतना ही है, 30 माइनस 5 25 लाख, बराबर है। फिर बैलेंस शीट में अगला रिजर्व देखो बेटा कौन सा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 22 लाख और P&L अकाउंट 35 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम ढूंढो, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख से कम हुआ, 22 में से 20 चले गए, यूज कर लिया ना हमने प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। बराबर है। और P&L अकाउंट 35 लाख। ढूंढो एंट्रीज में P&L कहां है, 8 लाख चला गया, 35 से 8 गए, 27 लाख, राइट, हो गया। अगला आइटम देखो बैलेंस शीट का, रिजर्व सरप्लस खत्म, ये खत्म, यस और नो। उसके बाद ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में कोई चेंज नहीं है, लिख दो एज इट इज, क्योंकि एक भी जर्नल एंट्री में ट्रेड पेएबल नहीं आया, लिख दो एज इट इज 14 लाख। ट्रेड पेएबल एज इट इज 14 लाख। उसके बाद अगला आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई चेंज नहीं है,
इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया ना हमने, तो ये 0 आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9300,000, यानी आ जाएगा 93 लाख। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक ही आइटम है, तो अलग से नोट नहीं बना रहा हूं नॉन करंट एसेट की, राइट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, पुरानी वाली थी 30 लाख की, बेच दिया, 0 बची है, पूरी बेच दिया ना इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल कोई चेंज नहीं, लिख दो एज इट इज 500 200। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख और 2 लाख। उसके बाद है कैश बैंक। यस, इसमें बदला हुआ है। पुराना वाला कैश बैंक कितना है देखो, 8 लाख। पुराना वाला कैश बैंक 8 लाख। ढूंढो एंट्रीज में, कैलसी बिलो 8 लाख, 8 प्लस 22 30, 8 प्लस 22 30, लिखा क्या सभी ने, 8 प्लस 22 30। और ढूंढो कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक, -25, 30 माइनस 25 लाख, 5 लाख बचा। हो गया। अब फिर से जर्नल एंट्री पे आ जाओ, कौन कौन से आइटम अनटिक बचे हो देखो। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया ना, बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट डेबिट था, एंट्री में क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, इन्वेस्टमेंट तो 0 ही बचा। उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट हुआ, प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसिल। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट हुए, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट हुए, क्रेडिट डेबिट कैंसिल। सीआरआर क्रेडिट ही दिख रहा है, सीआरआर डेबिट नहीं हुआ, सीआरआर सिर्फ क्रेडिट हुआ, तो रिजर्व सरप्लस में लिख दो सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। करो टोटल कितना आ रहा है, 10 और 25 35, 35 और 2 37 और 5 42 62 7 69 लाख, 69 लाख आया कि सभी का, पक्की बात। चेक करे बेटा टोटल आई क्या इतनी, डन। लिख दो रिजर्व सरप्लस में 69 लाख। हाँ, 69 79 90 91 4 95 105 लाख। और इधर भी 105 लाख। ये 5 एंट्रीज चेक करना बेटा, और ये बैलेंस शीट, वर्किंग हमने ऑलरेडी लिख लिया था, सिंपल है, पक्की बात। चलो बेटा आगे, डन, ऑल सेट, पक्का, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। बरोबर, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, कितना 838 18 638 हो गया ना, इसमें बहुत टाइम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। 4 हमने अभी नहीं किया, अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 5, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं बेटा, 5। चल स्टार्ट करें क्या, डन। ठीक है, चल आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5।
Pratham Limited, a non-listed company, has the following capital structure as on 31st March. पर्टिकुलर शेयर कैपिटल दे दिया है, रिजर्व सरप्लस दे दिया है, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है और लोन फंड एक अलग आइटम है। 1, 2 और ये 3, बाकी तो रिजर्व सरप्लस की आइटम है ना चारों भी। आपको एक्सट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट का, पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया है, आपको एक्सट्रैक्ट दिया है थोड़ा सा पार्ट, बैलेंस शीट का आपको थोड़ा सा पार्ट दिया है, 100% बैलेंस शीट नहीं दिया है बेटा। आगे देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मैक्सिमम by debt equity ratio test maximum number of the shares that can be bought back in the light of above information when the offer price for buyback is 30। चलो, वैसे अभी तक मैंने डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हो बताया नहीं है। किसी को अगर ट्राई करना है, हाँ थ्योरी बताइए, पोस्ट इक्विटी पोस्ट बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको याद आ रहा है ना, मैंने कंडीशन बताया था, बायबैक के बाद का आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यस और नो? चलो बच्चे से ध्यान देना। लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन देख लिया बेटा अच्छे से? चलिए आगे बढ़े। डन? पक्का? डन? चलो बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ, प्लीज ध्यान दे दो। ले रहे मुन्ना, फटाफट से ध्यान देना सब लोग। देखो अब मैं कुछ चीजें लिखवा के दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, जो चीज नहीं समझ में प्लीज पूछना, है ना। एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, प्लीज ध्यान देना, काम की चीज। देखो आप लोगों को एग्जाम में पूछा रहेगा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी बायबैक। तो इसके लिए हमने 3 कंडीशन देखी थी। मैंने आपको ब्लैक कलर के पेन से लिख के दिया था पहले के लेक्चर में कि ये जो सारी कंडीशन है ना, उसमें जो जो मैं ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगी। कुछ याद आ रहा है क्या सभी को? जो जो ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ, है ना, वो कहाँ पे काम आएगी बेटा आपको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। याद है? 3 कंडीशन थी। पहला था 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना बायबैक कर सकते हैं, इतने अमाउंट का। दूसरा एक था मैक्सिमम 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही बायबैक कर सकते हैं। तीसरा था डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 2:1, यानी पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 2:1। ये 3 कंडीशन थी। इसमें से अभी वाला क्वेश्चन इस वाले कंडीशन पे है। बेसिकली हम लोग ये तीनों कंडीशन के अंदर में नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से कितने शेयर्स मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। जब कभी भी मैं बायबैक करूंगा तो मुझे सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होगा। अभी ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से आया 100, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से आया 90, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से आया आपको समझाने के लिए 50। मुझे तीनों कंडीशन की इज्जत रखना है। कंडीशन 1 बोलती मैक्सिमम इतने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, कंडीशन 2 बोलती मैक्सिमम इतने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, कंडीशन 3 बोलती मैक्सिमम इतने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तुम बताओ बेटा मेरे बच्चे, तुम बताओ कि मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसके अंदर में कितना रहेगा? 100, 90 के 50? 3 कंडीशन के हिसाब से आपने मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कैलकुलेट की। 3 कंडीशन के हिसाब से आपने मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कैलकुलेट किया है बेटा। यस और नो? तुम बताओ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना रहेगा? एनीबॉडी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे का आया, हाँ, और एक बच्ची बोल रही है 50, ठीक है। और
मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक रहेगा जो तीनों कंडीशन में लोएस्ट रहेगा वो, क्योंकि मुझे तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर मैं 90 बायबैक करूंगा तो कंडीशन नंबर 1 भी फुलफिल हो रही है। देखो 1 बोलता है मैक्सिमम 100 बायबैक कर सकते हैं, तो 90 तो चलेगा ही ना, तो 1 फुलफिल। 2 बोल रहा है ना मैक्सिमम 90 बायबैक कर सकते हैं, मैं 90 बायबैक कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 90 बायबैक कर रहा हूं तो तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो बताओ 90 बायबैक कर सकते हैं क्या? नो नो। तो मुझे कितना बायबैक करना है? मैं अगर 50 बायबैक करता हूं तो कंडीशन 1 बोलता है मैक्सिमम 100 बायबैक कर सकते हैं, मैं तो 50 ही बायबैक कर रहा हूं, 1 फुलफिल्ड। मैं 50 बायबैक कर रहा हूं, कंडीशन 2 बोलती है मैक्सिमम 90 बायबैक कर सकते हैं, तो 50 ये 90 के अंदर ही है, तो ये भी फुलफिल्ड। 3 बोल रही है मैक्सिमम 50 बायबैक कर सकते हैं। हाँ मैं 50 बायबैक कर रहा हूं, हाँ मैं 50 बायबैक कर रहा हूं बेटा। यस सुनो, अभी ध्यान से सुनना। सो तीनों में जो लोएस्ट रहेगा ऑफ द अबव 3 कंडीशंस, उतना हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तीनों कंडीशन में जो लोएस्ट रहेगा उतना मैं मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूं। ये बात समझ में आई क्या सभी को? प्लीज एक बार बताओ बेटा मुझे, एनीबॉडी, ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर? ऑल सेट? चलू मैं आगे? चल अभी ध्यान दे। तो मुझे इस बारी में सिर्फ डेट इक्विटी रेशो वाला कंडीशन बोला है, ओनली डेट इक्विटी रेशो। अब ये करता हूं, ध्यान दे। सो क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक as per debt equity ratio test. Since post buyback debt equity ratio should not be more than 2:1. Since post buyback debt equity ratio should not be more than 2:1. Yes or no? पहले एक काम करो, अब जो मैं लिखवा के दे रहा हूं एज इट इज फटाफट से लिखो बेटा। पहले ए डेट इक्विटी 2/1, बाद में हाल फिलहाल में डेट कितना है ढूंढ के बताओ। डेट यानी लोन फंड, डेट यानी लोन फंड कितना है बेटा? 42 लाख। देयरफॉर, अब मेरे बच्चे प्लीज ध्यान देना, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 चलता है, यानी डेट अगर 2 रुपी है तो इक्विटी 1 चलेगा, डेट अगर 10 रुपी है तो इक्विटी 5 चलेगा, डेट अगर 100 है तो इक्विटी 50 चलेगा, डेट अगर 42 लाख है तो तुम बताओ कितना इक्विटी चल सकता है? डेट अगर 42 लाख है तो तुम बताओ कितना इक्विटी चल सकता है बेटा? मैं इक्विटी को डाइल्यूट कर करके बायबैक कर करके इक्विटी को कितने नीचे तक ला सकता हूं? डेट अगर 42 है तो इक्विटी कितना ला सकते हैं नीचे? देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्विटी, बोलो बेटा 21 लाख। अरे डेट अगर 2 है तो इक्विटी आधा है ना उससे, सो डेट अगर 42 लाख है तो इक्विटी कितना आ जाएगा? 21, राइट? चलेगा बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। बट एक्चुअल इक्विटी, एक्चुअल इक्विटी कितना है बताना तो जरा। हाल फिलहाल में एक्चुअल में इक्विटी कितना है? आप
इक्विटी को बाय बैक कर करके कितना डाइल्यूट कर सकते हो, कहां तक ला सकते हो? डेट 42 है तो इक्विटी 21 लाख तक ला सकते। बट हाल फिलहाल में इक्विटी कितना है जरा देख के बताओ तो। हाल फिलहाल में प्रेजेंट इक्विटी कितना है बताओ। हाल फिलहाल में प्रेजेंट इक्विटी और एक्चुअल इक्विटी कितना है? अब इक्विटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इक्विटी का मतलब होता है आपका शेयर कैपिटल प्लस, ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। अच्छा कौन सा शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, यहां पे मैंने लिख दिया। हाल फिलहाल का बताओ बेटा कितना है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ये है। आप इस डेट को देखते हुए इक्विटी को 21 लाख पे लेके आ सकते हो। डेट इक्विटी रेशो कितना है? 2:1। डेट 2 है तो इक्विटी 1। सो डेट अगर 42 लाख हो तो आप पूरे इक्विटी को, टोटल इक्विटी को डाइल्यूट कर करके कहां तक ला सकते हो? 21 लाख तक। बट एक्चुअल में इक्विटी कितना है? लो, एक्चुअल इक्विटी से एक्चुअल इक्विटी 30 लाख, जनरल रिजर्व 32.50, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी आ जाएगा ना इक्विटी में, ये फ्री रिजर्व है। बायबैक के लिए ये भी फ्री रिजर्व है, ये भी फ्री रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड गेन है। हमने कोई तो असेट को रिवैल्यू किया, असेट की वैल्यू बढ़ गई, उस चक्कर में जो फायदा पैदा हुआ उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये अनरियलाइज्ड गेन है, इसीलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को फ्री रिजर्व में नहीं डालेंगे। करो टोटल, 30 प्लस 32.5 कर बेटा, टोटल करके बता। 72,80,000। ये है आपका इक्विटी, एक्चुअल इक्विटी, प्रेजेंट इक्विटी 72,80,000। टोटल किया ना सभी ने इसका? बराबर, 72,80,000। लिखो फटाफट से। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है तो एक बार पूछ लो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। डन। लिखा बेटा सभी ने? वेरी गुड। चलो अब अच्छे से ध्यान से सुनना। आ जा बेटा, बहुत ही प्यारी चीज है, एकदम इजी। 8th स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन है, 8वीं कक्षा का, रेशियो प्रोपोर्शन अलजेब्रा का। सो बेटा प्लीज ध्यान दे दो। एमुना इधर ध्यान दे, आजा बेटा, चल ध्यान दे दो। सो आपका जो इक्विटी है, रिक्वायर्ड इक्विटी, वो है 21 लाख, और आप इस इक्विटी को डाइल्यूट कर करके 21 लाख तक ला सकते हो। यानी हाल फिलहाल में 72,80,000 है, हाल फिलहाल में 72,80,000 है। इस 72,80,000 को आप डाइल्यूट कर करके कहां तक ला सकते हो? 21 लाख तक। तो मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन कितना है बताओ बेटा? बोल, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन कितना है? 72,80,000 माइनस 21 लाख, कितना है बेटा मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन? बोलो। मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन, बोल रहे बेटा कितना पॉसिबल है? हाँ बोलो। डी माइनस सी, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन कितना है? डी माइनस सी, कितना है बेटा? 51,80,000।
सो आपका जो इक्विटी अभी 72,80,000 है, आप इस इक्विटी को डाइल्यूट कर करके कहां तक ला सकते हो बेटा? 21 लाख तक ला सकते हो। सो 72,80,000 से डाइल्यूट कर करके 21 लाख पे लेके आएंगे। मतलब 72,80,000 से 21 लाख तक आने के लिए कितने से कम करना होगा? कितना मैक्सिमम डाइल्यूट करना होगा? 51,80,000। ये समझ में आया क्या सभी को? वेरी गुड। बरोबर है क्या? अब मैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटे सब लोग। डायरेक्टली जो रेड पेन से लिख रहा हूं ध्यान रखना, डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, इस अमाउंट से। सर ये क्यों किया? सब बताता हूं। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। आपका आधे पौने पेज का वर्किंग मैंने 2 सेकेंड का बना दिया। मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन जो भी आए ना, ये वाली फिगर डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। बायबैक प्राइस कितनी दी है बेटा क्वेश्चन में? 30, और फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो 30 प्लस 10 कितना आया? 40। डायरेक्ट आ गया आपका आंसर, इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक of equity shares as per this condition। कितना है बेटा? 1,29,500। क्या बात कर रहे हो सर, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक ये वाली आपने याद रखना है, ये वाली शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है। बराबर है क्या? सिंपल है। आपका काम बहुत ज्यादा बच गया। सर नहीं तो कितना काम करना पड़ता था अगर ये शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं करते तो? बताता हूं वो भी कितना काम करना पड़ता था, वो भी बता देता हूं, वो भी बताता हूं बेटे, है ना? ये लिख लिया सभी ने? मैंने आपको क्या बताया देखो ना, प्लीज ध्यान देना। ए बेटा जरा ध्यान दे दो। पोस्ट बाय डेट इक्विटी रेशियो आपका 2:1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी डेट अगर 2 है तो इक्विटी कितना रहेगा? 1। डेट अगर आपका 42 लाख है तो देयरफॉर इक्विटी उससे आधा, 42 का आधा 21। यस और नो? 42 का आधा 21। सो रिक्वायर्ड इक्विटी आप डाइल्यूट कर करके देखो कहां तक जा सकते हो? 21 तक। 21 से नीचे मत जाना, वरना डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप मैक्सिमम इक्विटी को कहां तक ला सकते हो? डेट के आधे अमाउंट तक, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 2:1। डेट अगर 2 है तो इक्विटी 1। सो डेट अगर 42 लाख है तो इक्विटी 21 लाख। 21 लाख से नीचे इक्विटी को मत लेके जाना। सो इक्विटी को डाइल्यूट कर करके 21 लाख तक ला सकते हो। हाल फिलहाल में इक्विटी कितना है? बट एक्चुअल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, इन सब की टोटल कर दिया तो कितना आया? 72,80,000। सो हाल फिलहाल में 72,80,000 है। सो 72,80,000 को मैं डाइल्यूट कर करके कहां तक ला सकता हूं? 21 लाख तक ला सकता हूं। सो 72,80,000 को बायबैक कर करके डाइल्यूट कर करके कहां तक ला सकता हूं? 21 लाख। तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन इन द इक्विटी कितना है? 51,80,000। बस एक शॉर्टकट ट्रिक ये वाली याद रखना है, ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत अच्छी है बेटा। बायबैक प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू कितना है? 40। डायरेक्ट आंसर आ गया। वरना ये आंसर निकालने के लिए इतने वर्किंग नोट के अलावा, इतने वर्किंग नोट के अलावा पूरे एक पेज का एक साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बनाना होगा। ये वर्किंग नोट के अलावा अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं किया, येलो वाला शॉर्टकट ट्रिक याद रख लेना, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, दोनों की टोटल। बायबैक प्राइस 30, फेस वैल्यू 10, दोनों की टोटल 40। ये कर लेना। सर अगर ये नहीं करना है तो ये लिख लिया बेटे सभी ने, खत्म हो गया, आपके जेब में 5 नंबर आ गए। अब अगर ये नहीं करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ ये देखो जरा, ये क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल का क्वेश्चन लिया हुआ है बेटा मैंने। ये क्वेश्चन एकदम मॉड्यूल वाले
ध्यान देना, देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बायबैक एज पर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। देखो आंसर वही आया क्या, 129 500 सेम है आंसर। अब देखो इन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाया, बाप रे बाप, ये इतना बड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन का काम 1 सेकंड में खत्म कर दिया। कैसी लगी ट्रिक एकदम, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना, हर बार आंसर आपका उतना ही आएगा। इन्होंने किसकी मदद से किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट, डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।